Hello students, today we will discuss the optical gain in semiconductors. In this section, we will obtain the condition for achieving optical gain in a semiconductor, and in order to do this, we need to introduce the concept of density of states and the occupation probability of electrons in conduction and valence bands. Okay, तो optical gain in semiconductors जो है हमें इनकी कंडीशंस ऑप्टिकल गेन अचीव करने की कंडीशंस हमें जो है निकालनी है। और ये निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों में, उनको हमें उनके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। ओके, सो ऑप्टिकल गेन को पढ़ने के लिए या उनकी जो कंडीशंस हैं वो निकालने के लिए हमें ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में देखते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में हमें पता है कि द नंबर ऑफ मोड्स, EM modes per unit volume lying between the wave vector magnitude k and k plus dk to be given as, या आपने जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा और कई अन्य शायद क्वांटम में भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो नंबर ऑफ EM मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालें, जो कि वेव वेक्टर मैग्नीट्यूड k एंड k प्लस डी के बीच में लाई करती है, तो तब नंबर ऑफ EM मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी pk electromagnetic modes. Okay, pk dk equals to k square upon pi square dk. So this is equation first. Light density of states with the electron wave number lying between k and k plus dk, ये उसी तरीके से है जैसे कि इलेक्ट्रॉन वेव नंबर जो है k एंड k प्लस डी के बीच में जब लाई करता है तब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालते हैं, वैसे ही है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक रिलेशन है पी के डी के का, दैट इज के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर डी के। ओके, एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में क्या होता है, ये एक टू फैक्टर से मल्टीप्लाइड होता है। ये जो टू फैक्टर है वो किसके लिए है? इट इज़ फॉर द टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ द पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन की दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके लिए ये टू फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव के केस में इसमें भी एक टू फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, बट वो टू फैक्टर क्या है? इट शोज द टू इंडिपेंडेंट स्पिन स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन वेव्स के केस में दिस टू रिप्रेजेंट्स द टू इंडिपेंडेंट स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट स्पिन स्टेट्स हैं, या तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ओके, so using the relationship between E and K for electron lying in the conduction band and valence band, we can convert the density of states expression in terms of K to an expression giving the density of states lying between the energy value E and E plus DE. तो K टू K प्लस डी के बीच में, K से K प्लस डी के बीच में जो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाला, उसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी lying between E and E plus D. Density of states lying between the energy volume, energy values E and E plus DE. Okay, तो हम अब K के टर्म में ना लिख करके इसको E के टर्म में लिखने जा रहे हैं। So we can use that PEDE equals to PKDK. Okay, so we can write that, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा आपका PE इज इक्वल टू PK इंटू DK अपॉन DE। सो PK और इंटू DK अपॉन DE आ रहा है, या हम लिख सकते हैं DE अपॉन DK का इनवर्स। ओके, so this gives us the equation 2. Now using the relationships between E and K
in the conduction band and the valence band. So अगर हम ये relationships का यूज़ करें जो अब हम पढ़ेंगे E and K के बीच में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ई और के बीच में जो रिलेशन है वो हम देखेंगे अब, ओके। सो कंडक्शन बैंड में जो रिलेशन होता है वो होता है ई इज इक्वल टू ई सी, दिस सी रिप्रेजेंट दी व्हाट, this C represents the conduction band, for conduction band, okay. So in conduction band E can be written as EC plus H cross square K square upon 2 MC. This is equation third. And EC is what? Energy at the bottom of the conduction band. Energy at the bottom of the conduction band. Conduction band की जो bottom में जो energy है that is the EC, ठीक है। conduction band energy बोलते हैं उसको। And K square is equal to KX square plus KY square plus KZ square। 3 डायमेंशन में जो वेव वेक्टर होता है उसको हम कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कैपिटल K नहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता, स्मॉल होता है, बट K से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो K है उसकी वैल्यू होती है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है KX स्क्वायर प्लस KY स्क्वायर प्लस KZ स्क्वायर। एंड MC इज़ वॉट, यहाँ जो ये MC है, ये MC क्या है? दिस MC इज़ द effective mass of the electrons in conduction band, effective mass of the electrons in the conduction band. So MC is the effective mass of the electron in conduction band. So MC can be written as H cross square D2E upon dk square, K equals to 0 at K equals to 0. तो K equals to 0 पे जो MC की वैल्यू है वो है H cross square D2E upon dk square. Similarly in valence band, similarly हम valence band के लिए भी लिख सकते हैं एनर्जी, and that will be this equals to EV minus H cross square upon 2mv. So E is equal to EV minus H cross square K square upon 2mv. This is equation 4. Now EV is the energy at the top of the valence band. ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो EV है, जो वैलेंस बैंड एनर्जी है यहाँ पर, ये है तो कौन सी एनर्जी है? टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। जबकि यहाँ EC जो थी वो क्या थी? बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, जो कंडक्शन बैंड का बॉटम है उसकी एनर्जी, ओके। एंड MV इज द अगेन इफेक्टिव मास, बट इफेक्टिव मास ऑफ द होल। यहाँ पर इफेक्टिव मास क्या होगा? होल का होगा इन दी वैलेंस बैंड। एंड MV की जो वैल्यू है वो कैसे लिखी जा सकती है? H क्रॉस स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर इंटू D2E अपॉन DK स्क्वायर, K इक्वल्स टू 0, K इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है। सो D2E अपॉन DK स्क्वायर की पावर -1, ओके। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही था, यहाँ पर this D2E अपॉन DK स्क्वायर की पावर -1, ओके। सो EV इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? एनर्जी एट द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, एंड MV इज द इफेक्टिव मास ऑफ द होल इन द V बैंड, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 कहाँ है? इक्वेशन 1 तो आपकी है ये वाली, एंड इक्वेशन 2 है ये वाली।
sorry, from equation 1 and 2, yes, इक्वेशन 1 और 2 में देखो आप पी के एंड डी के की वैल्यू है के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर डी के इक्वेशन 1 में, ओके। और यहाँ इक्वेशन 2 में जो है पी ई की वैल्यू हमें गिवन है पी के इंटू डी ई अपॉन डी ई पावर -1, ओके। सो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट पी ई इज इक्वल टू PE is equal to PE is equal to PE is equal to PK into DK upon DE, DK upon DE। देखो यहाँ पर देखो DK अपॉन DE यहाँ से लिख दिया हमने इसे इक्वेशन सेकंड से PE इज इक्वल टू PK इंटू DK अपॉन DE और DK अपॉन DE लिख दिया। उसके बाद हम PK DK की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर DK, ओके। तो यहाँ से PK DK की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में देखो, इक्वेशन सेकंड को पहले सॉल्व कर लो। सो दिस विल बी PK DK अपॉन DE और PK DK की वैल्यू हमने लिख दी के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू DK अपॉन DE तो है ही। तो दिस इज इक्वेशन 5, ओके। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mc इक्वल्स टू E माइनस ई सी। इक्वेशन 3 कौन सी है? इक्वेशन 3 दिस E इज इक्वल टू ई सी प्लस h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mc, ओके। सो दिस इज इक्वेशन 3। ओके, तो ये वैल्यूज पुट कर ली हमने, इक्वेशन 5 आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन 2mc इक्वल्स टू E माइनस ई सी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ई सी को हम इधर ले गए, इक्वेशन 3 थी आपके पास ये। इक्वेशन 3 में E माइनस ई सी इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन 2mc। तो 2mc को हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ नीचे निकाला हुआ है। h क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है हमारी E माइनस ई सी इंटू 2mc, ओके। तो यहाँ हमने k की वैल्यू निकाल ली है। k की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? 2mc की इधर ले गए और h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में आ गया, तो यहाँ जो है इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। तो E माइनस ई सी इंटू 2mc अंडर रूट में अपॉन h क्रॉस, ओके। सो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। पहले इसके बाद हम डी के निकाल लेते हैं। तो यहाँ जब हमारे पास के हमें पता है तो डी के जो होगा, डी के कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ई। तो अंडर रूट 2mc, यहाँ पे कांस्टेंट है ये टर्म, अंडर रूट 2mc अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। क्योंकि एच क्रॉस स्क्वायर था तो के जब हमने निकाला तो अंडर रूट से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2mc अपॉन एच क्रॉस इंटू इसका होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 ई माइनस ई सी का अंडर रूट इंटू डी ई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हम इसे इक्वेशन 5 में क्या कर लेते हैं, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट करने पे हमें क्या मिलेगा, पी के इक्वल्स टू पी ई इज इक्वल टू के स्क्वायर पाई स्क्वायर डी के अपॉन डी ई, ये थी इक्वेशन 5, ओके। सो इसमें हमें पुट करना है डी के और के की वैल्यू। तो के की वैल्यू भी पुट कर लो। के की वैल्यू ये आई हमारे पास ई माइनस ई सी अंडरूट में था सब कुछ, लेकिन यहाँ के स्क्वायर हम रख रहे हैं, के स्क्वायर रख रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वो इतनी आपके पास आ गई, ठीक है। तो E माइनस ई सी 2mc अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके। ये पाई स्क्वायर यहाँ पहले से था, तो ये पाई स्क्वायर वहाँ पे आया है जी, ठीक है, इनटू
डी ई डी डी के की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर ली, तो डी के की वैल्यू जो है वो है कितनी, डी के की वैल्यू है इतना मल्टीप्लाई बाई डी ई। तो ये वैल्यू यहाँ हम यहाँ रख देंगे। तो जब हम ये वैल्यू ये यहाँ रखेंगे तो उससे एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो ई माइनस ई सी की पावर हाफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हाफ से एक वन कैंसिल हो जाएगा, तो ई माइनस ई सी पावर हाफ और अपॉन 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यूब इंटू 2 mc पावर 3/2। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक केस E इज ग्रेटर देन होना चाहिए ई सी। ठीक है, कंडक्शन बैंड एनर्जी से जो है E जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 6। नाउ द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लाइंग बिटवीन द E and E plus DE in the conduction band, this PCE is the density of states। ये अब हमारे पास आ गया है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स लाइंग बिटवीन दी E and E plus DE इन दी कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अब हमने क्या निकाल लिया, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल लिया, जो कि E और E plus DE एनर्जी इंटरवल के बीच में लाई करता है। ओके, सिमिलरली अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालें लाइंग बिटवीन E एंड E plus DE इन दी वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड के लिए हमें पता है कितना ये होगा, पूरा सॉल्व करके हमने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं वैलेंस बैंड के लिए। तो ये हो जाएगा पी वी ई इक्वल्स टू ई माइनस ई वी पावर 1/2 अपॉन 2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस क्यूब 2 mv पावर 3/2। ओके, जहाँ ई इज लेस देन है ई वी से। ओके, so from equation 7, this is equation 7, okay, it is clear that DOS यानी कि density of state increases as E increases। density of states जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे E क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कंडक्शन बैंड में E जो है वो E इंक्रीज होने पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि E माइनस ई वी इज पॉजिटिव। if EV is taken as a negative, so E minus EV की power half। okay, so it is clear from this equation that DOS, that is density of state, increases as E increase। अगर हम E जितना बढ़ाएंगे density of state भी जो है वो क्या होगा, increase होगा। okay, and in conduction band and in equation 8 it is clear that DOS decreases as E decreases। equation 8 में जो है, equation 8 sorry equation 8 अच्छा ये इक्वेशन, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा सा कुछ गलती हो गई है। ई इज सॉरी, यहाँ पर आपका आएगा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 7 लिखा हुआ है मैंने, ये आएगा इक्वेशन 6। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 6 में देखो आप कि डी एस इंक्रीजेज एज ई इंक्रीजेज, क्योंकि ई जो है वो ग्रेटर देन है ई सी से। ठीक है, तो ई जब तक ई सी से बड़ा रहेगा, ये जो क्वांटिटी है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जो पी सी हम निकाल रहे हैं वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एंड अगर मैं इक्वेशन 8 जो मैंने लिखा हुआ, बट ये है इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 से आप देखोगे इट इज़ क्लियर दैट DOS यानी कि डेंसिटी ऑफ स्टेट डिक्रीजेस एज द E डिक्रीजेस। ये डिक्रीज होता है जैसे जैसे E जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि E जो है वो क्या है, लेस देन है EV से। तो E को जैसे जैसे हम घटाएंगे और जो है वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट भी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ओके, so DOS density of state alone
would not decide the electron population in the two bands. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो अकेले ही डिसाइड नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन दोनों बैंड्स में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अकेले जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो इसको पॉपुलेशन को इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को डिसाइड नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म और पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेंसी of the states. Okay, so probability of occupancy of states along with the density of states finally decide the electron population. तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट अकेले तो डिसाइड नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, इसलिए हमें एक टर्म और चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट्स। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ स्टेट जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के साथ मिलकर के फाइनली जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन को डिसाइड कर लेती है। ओके, so density of states give us the states that are available for occupation। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो हमें कौन सी स्टेट्स देती है, ये वो स्टेट्स देती हैं जो कि ऑक्यूपेशन के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, जो स्टेट्स जो हैं ऑक्यूपेशन के लिए अवेलेबल हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें वही स्टेट इलेक्ट्रॉन्स की देती हैं। सो प्रोबेबिलिटी दैट a state of energy E is occupied by an electron is given by the Fermi-Dirac function। okay, तो ऐसी probability कि एक state that a state of energy E is occupied by an electron is given by the Fermi-Dirac function। ये Fermi-Dirac function है एक, ठीक है, ये Fermi-Dirac function। तो ये Fermi-Dirac function हमें क्या डिस्क्राइब करता है, Fermi-Dirac फंक्शन हमें ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि ई जो है कोई स्टेट है, एनर्जी स्टेट, वो जो है किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई होगा या नहीं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है हमें ये Fermi-Dirac फंक्शन। एंड Fermi-Dirac फंक्शन क्या है, एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1। ओके, so at T equals to 0 Kelvin all energy states below EF, यानी कि this EF is what, the Fermi energy। ठीक है, तो Fermi energy ये बोल रहा है कि all energy states below the Fermi energy are occupied। तो Fermi energy के below जितनी भी energies थी वो occupied हो गई है, while all the energy states above EF are empty। यानी कि ऑल जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो जो कि EF के ऊपर थी, EF से अबव थी, वो क्या है, एम्प्टी। ओके, सो एट E इक्वल्स टू EF द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इज व्हाट, 0.5%। एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम द डिस्ट्रीब्यूशन बाय इक्वेशन 6 describes the electron occupation probability for the conduction band as well as for the valence band। ये इक्वेशन 6 की तरह है। दिस इक्वेशन 6। so all energy states at thermal equilibrium, the distribution by equation 6 describes the electron occupation probability for the conduction band as well as the valence band। okay, so when the equation is disturbed by passing a current or by illuminating the semiconductor with a light beam। अगर ये जो ये इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम जो है कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, या तो बाय पासिंग अ करंट और या तो हम क्या करें, कोई सेमीकंडक्टर जो है उसको लाइट बीम से इल्यूमिनेट कर दें, तो हमें जो इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, then in this state the probability of occupation in conduction band and valence band by two separate Fermi-Dirac distributions
सो तब जो है in this state probability of occupation in conduction band and valence band by two separate Fermi-Dirac distributions दिया जाता है, ठीक है। तो तब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से दो सेपरेट जो है वो इक्वेशंस मिलेंगी सी बैंड एंड वी बैंड, यानी कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के लिए। एंड बाय डिफाइनिंग टू क्वासी फर्मी लेवल्स, और अगर हम इन दो क्वासी फर्मी लेवल्स को डिफाइन करें, ये ई एफ सी वी एंड ई एफ सी एंड ई एफ वी, तो ये जो क्वासी फर्मी लेवल्स हैं इनको डिफाइन करें अगर हम, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन जो है दोनों में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में मिल जाएगा। ओके, सो दिस एफ सी ई इज व्हाट, एफ सी ई is FCE, Fermi-Dirac distribution, FCE. So FCE is equal to 1 upon exponential E minus FC, E minus EFC by KBT plus 1। इसी तरीके से ये वाला वैलेंस बैंड के लिए FBE इक्वल्स टू 1 upon exponential E minus EFV into KBT upon KBT plus 1। Okay, so now assuming in writing these equations that the electrons in the C band and in the V band come to a quasi equilibrium within the bands very rapidly। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर जब हम ये इक्वेशंस राइट अप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में, कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में जो आ रहे हैं वो एक क्वासी इक्विलिब्रियम के कारण जो है वो क्या हो रहा है, उनमें उनका जो है ट्रांजिशन हो रहा है विद इन दी बैंड्स के अंदर ही, ठीक है। और कितनी समय में हो रहा है, 10⁻⁻⁻ सेकेंड्स, इतनी जल्दी हो रहा है। वाइल द ट्रांजिशन बिटवीन दी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दैट कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड that take much longer about 10⁻⁹ सेकेंड, ठीक है। जबकि ट्रांजिशन जो है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो ट्रांजिशन है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, 10⁻⁹ सेकेंड के लगभग। जबकि यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होने में जो है क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्वासी इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, इसमें कितना लगभग 10⁻12 सेकेंड। Now interaction with light. So like in case of atoms and molecules, electrons in the conduction band and holes in valence band can interact with incident photons via 3 different mechanisms। जैसे कि हमने पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के केस में कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के केस में हमने पढ़ा कैसे एटम जो है और मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्ट करता है इंसिडेंट फोटोन के साथ या फिर लाइट के रेडिएशन के साथ, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड और होल्स जो हैं वैलेंस बैंड में कैसे इंटरेक्ट करते हैं इंसिडेंट फोटॉन्स के साथ। ओके, सो फर्स्ट क्या है आपको वही एब्जॉर्प्शन, बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है तो एक बार हम देख लेते हैं। So first process is absorption. So an electron in valence band can absorb a photon and get excited to the conduction band। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में क्या करेगा, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और कंडक्शन बैंड में जो है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एंड सिंस दीज आर देयर आर नो एनर्जी लेवल्स विद इन दी एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी गैप जहाँ पर है उनके बीच में जो है कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है। ओके, एनर्जी लेवल नहीं है तो इंसिडेंट फोटॉन्स जो होंगे so incident photon has to have minimum amount of energy
फॉर दिस प्रोसेस टू टेक प्लेस। इसलिए जो इंसिडेंट फोटॉन्स हैं उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ नीड जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कितनी है, फोटोन एनर्जी, इट मस्ट बी ई सी माइनस ई वी। ठीक है, ई जी जो यानी कि बैंड गैप है वो कितना होना चाहिए, कंडक्शन बैंड एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड एनर्जी। सो दिस energy gap the photon incident photon must have. Okay, this is the energy gap. ओके, तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए उस फोटोन की, जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना होगा, ई अपॉन एच। Eg upon H cross. Okay. So this process of absorption leads to the generation of electron hole pairs. ये जो absorption process है इस वजह से क्या होता है, electron hole pair जो है वो बनने लगते हैं. Okay. So this is the absorption process. This ये जो फिगर है इसमें एक तो आपके पास ये absorption process है, spontaneous process है, और ये है आपके पास stimulated emission वाला process. ठीक है, तो ये तीनों जो है इस फिगर में दिखाया हुआ है. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन. सो स्पॉन्टेनियस, अच्छा हमने सबसे पहले हमने ये देख भी लिया है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है आपका, ये एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड में है और कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड गेट एक्साइटेड टू दी कंडक्शन बैंड. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ है, वैलेंस बैंड में है. वैलेंस बैंड आपका ये शो, ये वाला जो कर्व है नीचे वाला कर्व ये शो कर रहा है बैलेंस बैंड, और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये है हमारा कंडक्शन बैंड. ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस बैंड में होता है और ये क्या करता है, एनर्जी को एक्सेप्ट करके, यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब अ फोटोन. ये क्या करता है, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये, और एक्साइट होकर के जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है. ठीक है, तो ये आपकी है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. तो यहाँ पर भी हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस तो सेम है बट होता थोड़ा डिफरेंट वे से है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर का यहाँ पर मैटर है, तो सेमीकंडक्टर की वजह से कैसे जो है स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, हम ये देख रहे हैं. ओके, तो सिंस देयर आर नो एनर्जी लेवल्स विद इन दी एनर्जी गैप, हमें देख रहा है कि इसके बीच में कोई भी एनर्जी लेवल्स नहीं है इन दोनों के बीच में. ओके, ये जो एनर्जी गैप के बीच में है, तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फोटोन के पास होनी चाहिए, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, ई सी माइनस ई वी, द एनर्जी गैप बिटवीन दी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. सो ई सी माइनस ई वी, तो ई सी, ये जो गैप है वो कितना होना चाहिए, ई सी माइनस ई वी. ओके, now the spontaneous emission, an electron in the conduction band can combine with a hole in the valence band and release a photon of energy equal to the difference in EC and EV. तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में है और इट कैन कंबाइन विद अ होल इन द वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में वो किसी होल के साथ कंबाइन हो सकता है, एंड देन रिलीज अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन ई सी एंड ई वी. तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, कंडक्शन बैंड में है, यहाँ कंडक्शन बैंड में. ठीक है, और उसके बाद ये क्या कर सकता है, ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है होल के साथ. होल कहाँ है आपका, वैलेंस बैंड में. इसके साथ कंबाइन होकर के ये जो है एक ई सी माइनस ई वी की जो एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी गैप है इसके बराबर का एक फोटोन को क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है. ओके, तो दिस इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन. सो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, एलईडी आर दी बेस्ड ऑन spontaneous emission arising due to the electron hole recombination. तो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के दौरान जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो जो है वो किस पे बेस्ड
उस पर बेस्ड है आपका एलईडी, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टिमुलेटेड एमिशन है। स्टिमुलेटेड एमिशन में आप देखोगे, स्टिमुलेटेड एमिशन आपको पता ही है जैसे प्रोसेस क्या होती है, बट यहाँ पर क्या है कि एन इंसिडेंट फोटोन हैविंग हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ईजी अपॉन एच। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, ईजी अपॉन एच से जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इट कैन इंड्यूस अ डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड। तो ये क्या कर सकता है कि डी एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम दिस कंडक्शन बैंड से आने के लिए यहाँ वैलेंस बैंड में आने के लिए, ठीक है। तो इतना एनर्जी इनको चाहिए, इससे ज़्यादा एनर्जी जो है फोटोन को चाहिए, इंसिडेंट फोटोन को, ठीक है। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होगा फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, और इलेक्ट्रॉन होल जो है वो रिकम्बिनेशन होगा एंड दिस विल इमिट अ रेडिएशन एंड इट इज कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रेडिएशन। और इंसिडेंट रेडिएशन की ये क्या होगी, कोहेरेंट होगी, ओके। सो दस इफ न्यू is the frequency of the incident photon. Nu is the frequency of the incident photon, and then electron having an energy E1 lying in the valence band can absorb this photon, get excited to a vacant energy state with energy E2 lying in the conduction band, so that E2 minus E1 equals to H nu. ओके, सो होता क्या है कि कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है इन प्रोसेसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए, ये जो हमने अभी पढ़ी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो कुछ कंडीशंस जो है वो रिक्वायर्ड हैं कि जितनी भी प्रोसेस हमने अभी देखी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एन for absorption of an incident photon, it is essential that there be an electron available in the valence band and a vacant state be available in the conduction band at an energy difference corresponding to the energy of the photon, ठीक है। तो similarly for all the other processes, so thus if nu is the frequency of the incident photon, then an electron having an energy E1 lying in the valence band, तो अगर जो है न्यू है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की, ये जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी अगर न्यू है, ठीक है, उसकी एनर्जी अगर सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है इंसिडेंट फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन जिसकी की एनर्जी E1 है जो कि वैलेंस बैंड में बैठा है, वैलेंस बैंड में, ओके। वैलेंस बैंड कहाँ है आपका, ये ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है बैठा हुआ, ठीक है, एंड अ वेकेंट स्टेट भी अवेलेबल इन दी कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में भी क्या होनी चाहिए, वेकेंट स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। कितनी एनर्जी डिफरेंस पे, कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन की एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है उतनी एनर्जी डिफरेंस के बीच में कंडक्शन बैंड में भी एक जो है वो वेकेंट स्टेट होनी चाहिए, और ऐसे ही वैलेंस बैंड में भी जो है एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना चाहिए उस वेकेंट स्टेट को फिल करने के लिए, ठीक है। सो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए इफ़ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, देन इलेक्ट्रॉन अगर जो एनर्जी E1 का है वो वैलेंस बैंड में जो है वो लाई कर रहा है, वैलेंस बैंड में जो है वो लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या कि ये वैलेंस बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई कर रहा है और वो जो है इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक्साइट हो जाएगा और वेकेंट एनर्जी स्टेट्स जो होगी E2, ठीक है, जो कि कंडक्शन बैंड में है, वहाँ उसको जो है ये उसको उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो E2 माइनस E1 जो है इसके लिए कितना होगा, H न्यू, ओके। So in this way, similarly for the spontaneous emission of a photon of energy h nu, similarly अगर हम spontaneous emission की बात करें तो
एक फोटोन जिसकी एनर्जी जो है वो एच न्यू है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है एनर्जी लेवल विद एनर्जी E2, ठीक है। तो इट कैन जंप डाउन टू अ वेकेंट स्टेट, यानी कि ये वैलेंस बैंड में जो है जंप डाउन कर सकता है, यानी कि वेकेंट स्टेट को ये क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, ठीक है, यानी कि होल को फिल कर सकता है विद एनर्जी E1 लाइंग इन दी वैलेंस बैंड एंड हेड टू and lead to a photon of energy E2 minus E1. So this is also termed electron hole recombination, ठीक है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन है। So for stimulated emission the condition is the same as spontaneous emission with the emitted light being completely coherent with the incident light, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन में जो कंडीशन है वो सेम है स्पॉन्टेनियस एमिशन की, बट यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो कोहेरेंट होगी, जो इमिटेड लाइट होगी वो कोहेरेंट होगी इंसिडेंट लाइट की, ओके। Okay, and apart from this, the energy conservation described in this way, the processes of absorption and emission should also satisfy another condition on the wave vector k. वेव वेक्टर के पे भी कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो कि इलेक्ट्रॉन का वेव नंबर होता है, वेव वेक्टर होता है, एंड आफ्टर द ट्रांजिशन एंड द प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ द फोटोन, इनफैक्ट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन अ मैट्रिक्स एलिमेंट कंटेनिंग एन इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल विद एन integrated integrand having a term of the form exponential eta k1 minus k2 and plus kop and dot r, ठीक है। वेयर k1 जो है वो k1 क्या रिप्रेजेंट करता है, k1, where k1 represents the k corresponding to the electron in the valence band, ठीक है। ये जो k है आपका k, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, k इज k1 सॉरी k1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है k कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो है k कितना होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द k1, ठीक है। ऐसे k2 रिप्रेजेंट्स द k ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, k2 जो है वो क्या है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का जो k है वेव वेक्टर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड द KOP जो KOP है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ द ऑप्टिकल रेडिएशन इंटरेक्टिंग विद द सेमीकंडक्टर, दिस इज द प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन interacting with the semiconductor, okay। And since the exponential term oscillates rapidly with position r, हमें पता है एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो क्या होगा, ऑसिलेट करता है पोजीशन r के साथ, सो इंटीग्रल एंड हेंस द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी vanishes unless this equals to 0. So this is k1 minus k2 minus kop and these all are the vectors, इसको करेक्ट कर लेना आप, ये सब जो है वेक्टर्स हैं। तो ट्रांजिशन प्रोसेस नीड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, इसलिए ट्रांजिशन प्रोसेस को होने के लिए एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एंड दैट इज द k1 minus k2 minus kop, okay। The transition process needs to satisfy the following condition, okay। So this above condition can also be interpreted as a condition on the conservation of momentum in the interaction processes। तो ये जो कंडीशन हमने लिखी, ये वाली जो कंडीशन है, this condition is what, this condition can also be interpreted as a condition on the conservation of momentum conservation के लिए भी हम इसको जो है इंटरप्रेटेटर इक्वेशन मान सकते हैं, ओके, in the interaction process। and momentum of the electron belonging to the conduction band की अगर हम मोमेंटम की बात करें
तो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इसको जो मोमेंटम बिलोंग करता है उसकी बात करें तो दैट इज एच क्रॉस के टू, ठीक है। एंड अगर ये जो है जंप करता है टू स्टेट इन द वैलेंस बैंड में ये स्टेट करता है विद द मोमेंटम एच क्रॉस के वन, ठीक है। ये वैलेंस बैंड में और ये जो है कंडक्शन बैंड में है, तब जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या इम्प्लाई करता है, तो कंडक्शन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या इम्प्लाई करता है आपका, दिस एच क्रॉस के टू माइनस एच क्रॉस के वन इक्वल्स टू एच क्रॉस के ओ पी इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी, ओके। सो ये जो है वो इम्प्लाई करता है, ठीक है। सो ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, दिस इक्वेशन का ये जो राइट हैंड साइड है, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम ऑफ द एमिटेड फोटोन, ये जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, एमिटेड फोटोन का मोमेंटम है, ठीक है। एंड ये जो वेव वेक्टर है, वेक्टर मोमेंटम है, इट इज replaced by the magnitude, okay. So the momentum of the electron in the conduction band and the valence band is much larger than that of the photon, sorry, okay. So typically if A is the intra-atomic spacing, then the magnitude of the electron wave vector is comparable to 2 pi by A, while that of the photon is of the order of 2 pi by lambda, okay. तो अगर ए जो है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है तो मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रॉन वेव वेक्टर का वो होता है 2 पाई बाई ए। एंड हमें पता है कि फोटोन का जो वो होता है वेव वेक्टर जो होता है वो कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। बट हमें ये भी पता है कि जो ए है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो लेस देन होती है लैम्डा से, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पोजेसेस मच लार्जर मोमेंटम कंपेयर टू दी फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है, ठीक है, P of E is much larger than the photon, P of P लिख देते हैं, ठीक है। So this is much larger than the P of photon, photon का जो momentum होगा, okay. So this equation essentially implies that the momentum of the electron before and after the transition must be almost equal. So K2 is equal to होना चाहिए K1. So this is the essential requirement. So this is also referred to as the K selection rule. This rule को हम जानते हैं K selection rule से, K selection rule, okay. And in the energy versus momentum diagram जो K E versus K diagram होता है, इसमें this process corresponds to almost vertical transition. This is called vertical transition, okay. नेक्स्ट जो आपका है जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, तो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ओके। सो दिस इज दिस जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में जो है हमने क्या हमने कंसिडर करना है कि हम इंटरेक्शन ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू के जो है एक फोटोन का हम इंटरेक्शन जो है कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और वो इंटरेक्शन जो है किसके साथ होगा, फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, विद इन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल, ठीक है। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कितनी है, E2 है, ठीक है। एंड इट इज़ लाइंग इन द कंडक्शन बैंड, C बैंड में, ठीक है। एंड अ होल हैविंग द एनर्जी E1 एंड इट इज़ लाइंग इन द वैलेंस बैंड, ओके, V बैंड, ठीक है। So from energy conservation we have E2 minus E1 equals to h nu, okay. Now using the equation 7 and 8, ये जो इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, E इक्वल्स टू 7 and 8 है, इक्वेशन कौन सी है इसमें, इक्वेशन ये वाली 3 and 4, सॉरी 3 and 4 इक्वेशन, ये वाली, यस ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन 3 and 4 इक्वेशन, दिस एंड दिस, ठीक है। इन इक्वेशन को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम लिख सकते हैं E2
इक्वल्स टू ई सी प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mc। ठीक है, इसी तरीके से हम E1 के लिए लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू ई वी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mv। वैसे ही लिखी जैसे वहाँ लिखी थी, इलेक्ट्रॉन और होल के लिए अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, सो we have assumed the k value of the electron and the hole to be the same as per the k selection rule। अभी हमने ऊपर देखा था, अभी हमने पढ़ा था कि k selection rule क्या कहता है, k2 नियरली इक्वल टू k1। इलेक्ट्रॉन और होल का जो वेव वेक्टर है वो लगभग बराबर है, तो उसको हम कहते थे k selection rule। तो k selection rule के अकॉर्डिंग हमने k2 इज नियरली इक्वल टू k1 है, तो k2 k1 लगभग बराबर है, तो उसको हमने मान लिया k के इक्वल। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा एच न्यू इक्वल्स टू ई सी माइनस, यहाँ जो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन में रख लेते हैं हम, ये जो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच न्यू आया था हमारे पास। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं E2 और E1 की वैल्यू जो मैंने अभी अभी लिखी वो E2 और E1 की वैल्यू पुट कर लेती हूँ। तो E2 और E1 की वैल्यू क्या आएगी, E2 और E1 की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा एच न्यू इक्वल्स टू E2 की वैल्यू पुट कर लो, E2 की वैल्यू भी लिखी EC प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mc। तो ये हो जाएगा आपका EC, ठीक है, प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mc, फिर माइनस ऑफ क्या EV और EV प्लस सॉरी EV माइनस था, ये EV माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mv। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ये वाले और ये वाले, और ये दोनों टर्म जो है वो इक्वल अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एच न्यू आएगा वो आएगा ई सी माइनस ई वी और प्लस आ जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एम सी प्लस 1 अपॉन एम वी। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास जो ई सी माइनस ई वी टर्म है, ये जो ई सी माइनस ई वी है इसको लिख लेते हैं हम ई जी के बराबर, ई जी प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mr। अब ये मैंने एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अपॉन 2 तो ठीक है, बट ये 1 अपॉन एम आर कहाँ से आ गया, ये 1 अपॉन एम आर जो है ये हमने इसको लिख दिया है 1 अपॉन एम सी, 1 अपॉन एम आर इक्वल्स टू 1 अपॉन एम सी प्लस 1 अपॉन एम वी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास दिस इक्वेशन, ये हमने ये मान लिया था एम आर। ठीक है, तो इसको हम इस एम आर को हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड इफेक्टिव मास। ठीक है, तो दिस एम आर इज द रिड्यूस्ड इफेक्टिव मास। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन अभी हमने लिखी एच न्यू इक्वल्स टू ई सी माइनस ई वी प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन एम सी प्लस 1 अपॉन एम वी, ये इक्वेशन हम फिर से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू 2mr अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एच न्यू प्लस माइनस ई जी। ये हमने सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सो इस इक्वेशन को हम इस के स्क्वायर की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन इक्वेशंस में। कौन सी, E2 और E1 वाली जो इक्वेशन लिखी थी हमने, E2 इक्वल्स टू EC प्लस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mc और E1 इक्वल्स टू EV माइनस एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mv अभी हमने लिखी थी। तो E2 और E1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फिर से इस के स्क्वायर की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, E2 इज इक्वल टू EC प्लस एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2mc। अब के स्क्वायर की वैल्यू जो है अब भी हमने लिखी वो कितनी है, वो है 2mr अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस ई जी। ये इक्वेशन लिखी हमने अभी। तो ये हम सॉल्व वगैरह करके हमारे पास आ जाएगा E2 इज इक्वल टू ई सी प्लस एम आर अपॉन एम सी एच न्यू माइनस
ई जी, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ऐसी ई वन जो आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी ई वी प्लस, सॉरी, ये आ जाएगी ई वी माइनस एम आर अपॉन एम वी और एच न्यू माइनस ई जी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गए हमारे पास, दो इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या शो करती हैं? दीज इक्वेशन शो दैट देयर इज अ 1-to-1 correspondence between the incident photon frequency nu and E2 और V और nu and E1, ठीक है। And that is photons of a given frequency nu will interact primarily with electrons and holes with energy values given by these equations, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी सी ई टू डी ई टू इक्वल्स टू पी न्यू डी न्यू इक्वल्स टू पी न्यू ई वन डी ई वन, ओके। और ये जो पी न्यू है, दिस इज कॉल्ड दी joint density of states, joint density of states, ठीक है। सो पी न्यू जो है वो निकाल सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज पी सी ई टू डी ई टू अपॉन डी न्यू इक्वल्स टू एच एम आर अपॉन एम सी पी सी ई टू, okay. So this PCE2 is given by the equation जो हमने पहले लिखा था, अभी पिछली बार हमने अभी निकाला था, अभी इसी लेक्चर में पहले निकाला था हमने पी सी ई, ठीक है। तो वहीं से हम निकाल सकते हैं PCE2, ओके। क्योंकि ई जो है वहाँ पर PCE था, ई जो है रिप्लेस हो गया है E2 से, ओके। सो पी न्यू में अगर हम पी सी ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये 2mr पाई एच क्रॉस स्क्वायर, 2mr की पावर है 3/2 एच न्यू माइनस ई जी की पावर 1/2, ओके, जहाँ पर कि एच न्यू इज ग्रेटर देन है ई जी। सो वी कुड ऑल्सो हैव इक्वेशन जो हमने अभी निकाली थी, जो हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की निकाली थी, ठीक है, वो भी हो सकती है। एंड सेम एक्सप्रेशन फॉर द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट गिवन बाय दिस इक्वेशन जो अभी हमने लिखी, पी न्यू इक्वल्स टू 2mr अपॉन पाई एच क्रॉस स्क्वायर और यहाँ इसकी पावर है 3/2 एच न्यू माइनस ई जी की पावर 1/2, ये अभी हमने लिखी। तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो द जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स गिव्स अस एन expression for the number of states available for an interaction, absorption or emission to occur with a photon of energy h nu, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन को जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो क्या शो करती है, वो क्या एक्सप्रेशन देती है, नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल फॉर एन इंटरेक्शन टू अकर विद अ फोटोन ऑफ एनर्जी h nu. तो क्वांटिटी p nu d nu includes all possible pairs of energy states per unit volume lying in the conduction band and the valence band with an energy difference h nu and h nu plus d nu. तो इस एनर्जी लेवल, इस एनर्जी जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज एच न्यू एंड एच न्यू प्लस डी न्यू का, इसके बीच में जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, पॉसिबल पेयर्स जो होते हैं एनर्जी स्टेट्स के, दैट इज गिवन बाय दी पी न्यू डी न्यू दिस, ठीक है। सो इस तरीके से जो है हमने जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स भी निकाल दिया। और अब हम एब्जॉर्प्शन एंड जो ये एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन रेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन रेट्स। और एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन रेट्स के बाद हम थोड़ा सा लाइट एम्प्लीफिकेशन पढ़ेंगे, और लाइट एम्प्लीफिकेशन के बाद हम इसमें गेन कोफिशिएंट ये पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बेसिकली जो सेमीकंडक्टर लेज़र्स हैं उस पर आएंगे। सेमीकंडक्टर लेज़र्स में ये सब जो है कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन होल
पॉपुलेशन एंड क्वासी फर्मी लेवल्स, ये सब चीज़ें जो हमें इसमें थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम थोड़ा उसमें गेन इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ये भी पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।